साथियों नमस्कार। साथियों, खबरें आ रही हैं कि रशिया में पुतिन के आवास पर हमले की कोशिश की गई है, ड्रोन अटैक करने की कोशिश की गई है, जिसके बाद रशिया और यूक्रेन के बीच में तनाव और बढ़ गया है और रशिया की तरफ से अब अल्टीमेटम आया है कि ज़ेलेंस्की अब तो बचेगा नहीं, या तो बचेगा नहीं या जिंदगी भर ऐसे बंकर में ही छुप करके तुझे रहना पड़ेगा। इस लेवल पर जियोपॉलिटिक्स गर्मा गई है। भारत की तरफ से प्रतिक्रिया गई है, पाकिस्तान की तरफ से गई है, यूएसए की तरफ से गई है, तमाम देश इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं क्योंकि युद्ध में किसी प्राइम मिनिस्टर के आवास पर या किसी प्रेसिडेंट के आवास पर हमला कर देना ये एक ऐसी गलती है जिसका कोई फिर निवारण नहीं है। अगर रशिया यहां पर न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट कर दे तो इस पर कोई रशिया को रोक नहीं सकता। रशिया कहेगा कि हमारे प्रेसिडेंट पर हमला किया गया है, तुम तो किसी को भी मार दोगे हमारे यहाँ। तो मामला वहां पहुंच चुका है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानेंगे कि जियोपॉलिटिक्स में किस तरह से अगर एक पप्पू आदमी को देश का राष्ट्रपति बना दिया जाए तो वो यूक्रेन जैसी हालत कर देता है। किस तरह से गोटियां सेट की जा रही थी इस पूरे युद्ध को शांत करने की, लेकिन लास्ट मोमेंट पर फिर से पेट्रोल छिड़क दिया गया और अब ये युद्ध कहां जाके खत्म होगा इसका सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है, वो भी एक सीमा तक। हो सकता है इस युद्ध में यूरोप के अन्य देश भी आ जाएं। आइए एक एक करके देखते हैं सारी चीजें हो क्या रही हैं। साहब, खबरें चल रही हैं कि यूक्रेन की तरफ से रशिया में पुतिन के आवास पर हमला करने की कोशिश की गई है। पुतिन का कौन सा सरकारी आवास? नहीं साहब, ये आवास इनका यूक्रेन की तरफ से ड्रोन अटैक किए गए हैं। ये वहाँ के जो विदेश मंत्री हैं सर्गेई लेवरोव, उन्होंने जानकारी दी है और ये नोवगोरोड में हमला करने की कोशिश की गई है। कई ड्रोन्स दागे गए थे जिनमें से ज़्यादातर को नेस्तनाबूद कर दिया गया रशिया के एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा। बताया जा रहा है एक आध ड्रोन वहाँ पर पहुँचे भी हैं। ऐसा कहा यह जा रहा है 95% तक ड्रोन को जो है दबा दिया गया है। कहा यह जा रहा है यूक्रेन की तरफ से कि यह हमला हमने नहीं किया। रशिया फेक न्यूज़ फैला रहा है। दुनिया में तमाम तरह की अफवाहें भी उड़ाई जा रही हैं, लेकिन पिछले कुछ रिकॉर्ड्स ये बताते हैं कि ज़ेलेंस्की हमेशा इस प्रकार की हिमाकत करके पहले झूठ बोलते हैं, फिर लगता है कि अब कोई ज़्यादा कुछ होना नहीं है तो फिर स्वीकार लेते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि ज़ेलेंस्की का झूठ, ज़ेलेंस्की की हिमाकत पकड़ी गई है। इसलिए अब दुनिया इस पॉइंट पर रशिया और ज़ेलेंस्की दोनों में से ज़ेलेंस्की पर बिल्कुल विश्वास नहीं कर रही है। सब मान रहे हैं कि हाँ, पुतिन पर हमला हुआ है और ये भी मान रहे हैं कि ये यूक्रेन ने ही किया होगा। अगर यूक्रेन ने नहीं किया तो किसने किया? जिसने किया वो देश गया फिर काम से। तो साहब, इस प्रकार की पूरी घटना हुई है। ये घटना ठीक उसके अगले दिन हुई है जब अमेरिका में ट्रंप और ज़ेलेंस्की की मुलाकात हुई। पीस प्लान पर सहमति बनी जिसमें अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ पॉइंट्स तैयार किए हुए थे, कुछ ज़ेलेंस्की ने तैयार किए हुए थे। अमेरिका चाहता था ऐसे 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 हो, ज़ेलेंस्की चाहता था ऐसे ऐसे हो। दोनों के बीच कुछ बातचीत हुई। बातचीत के बाद जो बाइट्स निकल के आई खबरों की, उससे यह पता चल रहा था कि अब कोई आम सहमति बन जाएगी और मामला सेटल डाउन हो जाएगा। ज़ेलेंस्की ने वो जो 20 पॉइंट थे, जो अपने वाले पॉइंट थे, वो पब्लिक में जारी कर दिए और ज़ेलेंस्की का कहना यह था कि मैं चाहता हूं इस पर पब्लिक वोट करे और इस पर कोई ना कोई एक आम सहमति पब्लिक की बने जिसके हिसाब से हम फैसला लेंगे। ज़ेलेंस्की को कहीं ना कहीं लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि पब्लिक फैसले कुछ इस प्रकार से ना ले ले जो रशिया के पक्ष में चले जाएं। इसलिए कुछ ऐसा कर दो कि मामला और ज़्यादा गर्म हो जाए। शायद इसलिए हमला किया गया हो। पूरा मामला क्या है ये देखिए साहब। ये अभी ताज़ा मैप है यूक्रेन और रशिया के बीच का। यूक्रेन में आप जो ये क्षेत्र देख रहे हैं, जो कुछ आपको पिंक कलर के और व्हाइट कलर के मिक्स कलर में दिखाई दे रहे हैं, ये वो क्षेत्र हैं जो यूक्रेन के होते थे, लेकिन जहां पर पिंक कलर हो रखा है इन सभी क्षेत्रों को रशिया ने कब्जा लिया है और रशिया की फौज ये सूमी और ये खार्किव में भी अपने प्रेजेंस बना चुकी है। तो साहब, यूक्रेन का या ज़ेलेंस्की का जो 20 सूत्रीय फॉर्मूला था या 20 पॉइंट का फॉर्मूला था, इनका कहना यह है कि भाई जहां तक रशिया आ गया है बस वहीं तक रहने देते हैं, वहां तक रशिया को रखो, उसके बाद एक बफर जोन बना देते हैं और वहां तक फिर यूक्रेन की फौज रहेगी। यानी जैसा है वैसे ही रहने दो, इसमें कुछ बदलाव मत करो और रशिया की फौज को यहां से भी वापस हटा दो। ये यूक्रेन चाहता है। अमेरिका या ट्रंप क्या चाहता है? ट्रंप कहता है कि नहीं, कि ये नहीं चलेगा। ट्रंप ये कहता है कि रशिया को ये सभी इलाके दे दो, सब दे दो, ये व्हाइट वाला इलाका भी दे दो, सब दे दो। और ट्रंप कहते हैं कि मैं रशिया से कहूंगा कि तुम अपनी फौज यहां से वापस ले लो।
क्रीमिया रशिया के पास है ही, उसके पास जाने दो। क्रीमिया पर रशिया ने 2014 में ही अपना फौज भेज करके कब्जा कर लिया था। रशिया का कहना था ये हमारा है, यूक्रेन को ये देना था वापस, पर विद द टाइम यूक्रेन ने रशिया को नहीं लौटाया। 1991 में जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ था उसके बाद ये तय हुआ था। जब इसने नहीं लौटाया तो रशिया ने अपनी फौज भेज के इसको कब्जा लिया। इसकी और लंबी कहानी है, बताऊंगा किसी दिन। जब 2014 में रशिया ने इसको कब्जा लिया था, तभी से रशिया और यूएसए के जो संबंध हैं और ज़्यादा खट्टे हो गए थे, और तभी G8 जो है G7 बन गया था। जो G7 आप सुनते हो, पहले G8 हुआ करता था, उसमें एक रशिया भी था, उस रशिया को निकाल दिया गया था इसकी सजा के तौर पर। और आज देखिए वही अमेरिका ये कह रहा है कि कोई बात नहीं, रशिया को ये भी लेने दो, ये सब लेने दो, कोई दिक्कत नहीं है। मजे की बात यह है कि ज़ेलेंस्की ने यह भी कह दिया है, अभी कुछ दिन पहले कहा था कि हम नाटो में अब नहीं जाएंगे, हम नाटो में जाने की जिद नहीं करेंगे, ज़ेलेंस्की ने कहा था। अर्थात कहानी निकल के क्या आती है कि जिस नेटो में जाने के लिए ज़ेलेंस्की ने यह पूरा युद्ध स्टार्ट किया था, अंत में निष्कर्ष निकलता है कि उस नेटो में तो ये जा नहीं पाएंगे। साथ में अपने देश का लगभग 20% क्षेत्र ये रशिया को भी कुर्बान करने को तैयार हैं। इसमें अमेरिका इनका खुद साथ दे रहा है। अमेरिका खुद कह रहा है कि भैया ऐसा कर दो और शांति को स्थापित करो। क्या निकला साहब अंत में निष्कर्ष? कुछ नहीं निकला। अच्छा, एक चीज और, जो ये 20 सूत्रीय फॉर्मूला है जिस पर ज़ेलेंस्की ये कह रहा है कि मैं वोटिंग कराऊंगा अपनी जनता में, जनता से पूछूंगा जनता का क्या विचार है, हो ये रहा है कि जनता में एक बड़ा सेक्शन यहाँ का ऐसा है जो रशिया की तरफ टिल्टेड है, रशियन स्पीकिंग है और रशिया की तरफ उनका झुकाव रहता है। तो कहीं ना कहीं ज़ेलेंस्की को यह लग रहा है कि अगर मैं वोटिंग कराऊं तो ऐसा ना हो कि यूक्रेन का ही एक बड़ा हिस्सा ये कहने लग जाए कि हाँ रशिया के पास जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर इसे रशिया के पास जाने दिया तो फिर ज़ेलेंस्की को बचे हुए लोग नहीं जीने देंगे। ज़ेलेंस्की ने एक तरीके से शेर की सवारी कर ली है। शेर पे बैठ तो गए हैं, अब उतर भी नहीं सकते और बैठे भी नहीं रह सकते। उतरे तो शेर खा जाएगा। ये वो वाली स्थिति हो गई है। आज मान लो सबको सेटल डाउन हो जाए, ठीक है साहब, हस्ताक्षर हो गए, युद्ध विराम हो गया, ये रशिया ने ले लिया, ठीक है, जो भी शर्तें थी वो मान ली गई। उसके अगले महीने ज़ेलेंस्की को इलेक्शन कराने पड़ जाएंगे। इलेक्शन में ज़ेलेंस्की हारेगा ही हारेगा, वो तो तय है। हारने के बाद जाएगा कहाँ? क्या रशिया उसे छोड़ देगा? क्या यूक्रेन की पब्लिक उसे छोड़ देगी? दुनिया में कहाँ जाके छिपेगा? चलो कहीं जाके छिप जाओ, फिर दुनिया ऐसे पूरी ज़िंदगी ऐसे उस छिपे रहने में गुजारनी पड़ जाएगी जैसे पाकिस्तान के PM VM गुजारते हैं। तो ज़ेलेंस्की को भी अपनी पावर लंबी खींचनी है, कैसे भी करके जो रशिया के प्रति नफरत है उसको और बढ़ानी है लोगों में। उसको बढ़ाने के लिए कुछ ऐसा करो कि युद्ध को दोबारा गर्म कर दो। दोबारा गर्म करने के लिए अब क्या करें? सब कुछ तो कर चुके हैं, क्या करें? एक काम करो, पुतिन के आवास पे ही ड्रोन अटैक करवा दो। ये पागलों की निशानी है, ये पप्पुओं की भी निशानी है। इसलिए देश का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पप्पू नहीं होना चाहिए। अब आप खुद देख लीजिए, यहाँ की जनता में समझ में नहीं आता क्या इनके दिमाग में आया था, इस कॉमेडियन को चुन दिया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस तरह के देशों में जनरली जो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर चुनवाए जाते हैं ना, ये चुने नहीं जाते ना, चुनवाया जाता है, पूरा खेल रचा जाता है साहब। वो बड़े देश के द्वारा किया जाता है। जियोपॉलिटिक्स में बड़े बड़े दांव बड़े बड़े देशों द्वारा खेले जाते हैं। और आज का दांव आज खेलना ऐसा नहीं, आज का दांव जो खेला गया वो 10 साल बाद रंग लाएगा। हो सकता है रशिया की भी साजिश रही हो कि एक टाइम ऐसा यहाँ जरूर आएगा जब हम एक कॉमेडियन को यहाँ पर राष्ट्रपति बनवाएंगे, उसके बाद यूक्रेन को कब्जाएंगे। ये भी हो सकता है। साजिशें करी जाती हैं। आप देख लीजिए बांग्लादेश में जो हुआ है वो नेचुरल तो नहीं है। पिछले साल जो तख्ता पलट हुआ था करवाया गया था। नेपाल में देख लीजिए, श्रीलंका में देख लीजिए। ये तो छोटे छोटे देश हैं जिनके उदाहरण हमें समझ में आ जाते हैं। बड़े बड़े देशों में खेल बड़े तरीके से खेले जाते हैं, ऐसे तख्ता पलट से नहीं खेले जाते हैं। बड़े बड़े देशों में क्या होता है, एपस्टीन फाइल जैसी एक घटना करवाई जाती है। सोचा समझा एकदम प्लान होता है कि 2008 में 2005 में ये चीज़ें हो रही होंगी, ट्रंप धीरे धीरे उठ रहा होगा, बिल गेट्स चरम सीमा पे होगा, सोशल मीडिया आ रहा होगा, फिर धीरे धीरे उसका प्रभाव ये होगा, फिर ऐसी साजिश रची जाएगी कि एक टाइम ऐसा आए कि ट्रंप राष्ट्रपति बन जाए, पहले कार्यकाल में ट्रंप ऐसे ऐसे काम करे कि दोबारा चुनने की नौबत आए, फिर भी जब दूसरे कार्यकाल में आए तब ट्रंप ऐसे काम करे जिससे रशिया को ही फायदा हो। ऐसा भी माना जाता है, जो जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेते हैं ऐसे लोग बताते हैं कि पुतिन के पास भी ऐसे कई दस्तावेज हैं जिनको अगर खोल दिया जाए तो यूरोप और यूएसए की बड़ी बड़ी जो सत्ताएं हैं वो हिल जाएंगी।
आप एक बात बताइए, यूएसए का नंबर 1 दुश्मन है रशिया, ठीक है, फिर भी पुतिन आज तक सेफ हैं। क्यों? बहुत तरीके हैं पुतिन को धीरे धीरे निपटाने के, लेकिन सेफ हैं। कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा ना। तो ये सब बड़े बड़े जो गेम होते हैं, उन गेमों का एक छोटा छोटा हिस्सा होता है इन जैसे पप्पू। जनता को थोड़ा सजग रहने की आवश्यकता होती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम ब्रेन वॉश्ड हो जाएं, हमें कोई वीडियो इन्फ्लुएंस कर दे, हमें कोई पत्रकार इन्फ्लुएंस कर दे, हम किसी तरह से किसी फर्जी आंकड़े में ना आ जाएं। क्योंकि जनता एक बार गलती करेगी, एक ज़ेलेंस्की आएगा और आपके देश का 20% चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, आप हो सकता है आप में से कई लोग बुरा मान जाएं। भारत की बात करता हूं। पीओके आज पीओके है, किसकी गलती थी? अक्साई चीन चीन के पास है, किसकी गलती थी? कच्छथीवू आइलैंड जो पहले इंडिया श्रीलंका के बीच में था, आज श्रीलंका के पास है, किसकी गलती थी? आप जान करके हैरान होंगे, मैंने कई बार बताया, यहां पर जो पाकिस्तान के पास ग्वादर पोर्ट है, ग्वादर पोर्ट, ये पहले ओमान के पास था। 1958 में ओमान इसे बेच रहा था इंडिया को, इंडिया ने लेने से मना कर दिया। फिर इंडिया में जैन समुदाय लेने को तैयार था, उसे भी नहीं लेने दिया गया, अंत में पाकिस्तान ने खरीद लिया। किसकी गलती थी? यहां पर कोको आइलैंड चला गया इससे ऊपर वाला, किसकी गलती थी? बताइए आप। बलूचिस्तान आने को तैयार था भारत में, बलूचिस्तान भारत में नहीं आ पाया, किसकी गलती थी? सिंध जाने दिया गया, किसकी गलती थी? भारत के इस तरह से टुकड़े करवाए गए कि केवल हम ये चिकन नेक, जैसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर को चिकन नेक बोलते हैं, जरा से गलियारे से जुड़ा हुआ है। भाई कोई भी आदमी पार्टीशन करेगा ये तो देखेगा ना कि हाँ भाई कम से कम थोड़ा चौड़ा एरिया इस तरफ रखो, कम से कम जुड़ाव तो अच्छे से रहे। किसकी गलती थी? अरे सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक देश के 3 टुकड़े कर देना, वेस्ट पाकिस्तान, भारत और ईस्ट पाकिस्तान, ये किसकी गलती थी? ये सब पास्ट की बात है। लोग कहेंगे आप बार बार पास्ट की फाइल खोलनी पड़ेगी, क्योंकि पास्ट भी हमें पता होना चाहिए, प्रेजेंट भी हमें पता होना चाहिए, जिससे कि फ्यूचर में हम गलती ना करें। समझ रहे हैं आप? इसलिए देश का नेता बड़ा सोच समझ के चुनना चाहिए। आगे देखिए, देखो रशिया ने क्या धमकी दी है। ये जो 20 सूत्रीय इनका फॉर्मूला है, उस पर मैं एक चर्चा कर देता हूं आपसे, ज़्यादा बड़ी बात इसमें है नहीं। जो यूक्रेन है वो ये चाहता है कि हमें नेटो जैसी सिक्योरिटी प्रदान की जाए, जैसे आर्टिकल 5 है नेटो में, उसी तरह का एक आर्टिकल तैयार किया जाए कि हम पर अटैक हुआ तो हमें बचाने लोग आएंगे। यूक्रेन ये भी चाहता है कि हम 8 लाख फौजियों को डिप्लॉय करके रखें यहां पर अपनी सुरक्षा के लिए, जबकि जो 28 सूत्रीय फॉर्मूला है यूएसए का, वो ये कहता है कि नहीं 6 लाख खड़े किए जाएंगे। ठीक है। उसी प्रकार से ज़ेलेंस्की ये चाहते हैं कि आने वाले समय में यूक्रेन को ईयू का मेंबर बनाया जाए। मजे की बात यह है कि यूएस या ट्रंप ये चाहते हैं कि ईयू धीरे धीरे टूट जाए। ईयू में से 4 देश ट्रंप तोड़ करके अपने पक्ष में लेना चाहते हैं और बाकी ईयू को खत्म करना चाहते हैं। यही इलोन मस्क चाहते हैं और ज़ेलेंस्की चाह रहे हैं ईयू में भर्ती होना। सोच में देखो कितना डिफरेंस है। ईयू टूट जाए ये ट्रंप ने बोला है, इलोन मस्क चाहते हैं, यही तो रशिया चाहता है। ठीक है। टेरिटरी की वही बात है जो मैंने अभी आपको समझाया था, वही वाली बात है। इसमें जो लुहांस्क, ज़ैपोरिज़िया और खैरसन, इस क्षेत्र को भी पूरी तरह से रशिया को दे देना है, ऐसी बात चली है। इकोनॉमिक एग्रीमेंट की बात करी गई है, लगभग $800 बिलियन यूक्रेन को मिलना चाहिए, अलग अलग तरह के फंड तैयार करके, जिससे कि यूक्रेन का इंफ्रास्ट्रक्चर दोबारा से बनाया जा सके, ऐसी ज़ेलेंस्की मांग कर रहे हैं। साथ ही यहां पर यूक्रेन में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट। इसमें देखो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, पूरे यूरोप का सबसे बड़ा पावर प्लांट है ये, इसका भी बंटवारा हो रहा है और ये बंट रहा है यूक्रेन, रशिया और यूएस के बीच। इसमें यूक्रेन का कहना यह है कि भाई ऐसा है, ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन ये कहता है कि भाई इसको यूएस, यूक्रेन और रशिया के साथ बांट दिया जाए और सब मिलकर के इसे चलाएं। ठीक है। ज़ेलेंस्की ये चाहते हैं कि इससे जितनी बिजली उत्पन्न होगी उसकी आधी बिजली यूक्रेन को दे दी जाए और आधी का क्या करना है वो यूएस जाने। देख लीजिए एक देश की नीलामी कैसे हो रही है, क्या अंतर है इसमें और पाकिस्तान में। रशिया ने इसके जवाब में, जब ये 20 सूत्रीय फॉर्मूला तैयार हुआ तब रशिया ने कुछ अपने ड्रोन अटैक किए, जो लगातार चल रहा है अटैक वगैरह, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है।
इसके अलावा आगे देखिए, यह खबर अभी अभी आई है 1 घंटे पहले। रशिया ने कहा है कि उन्होंने अपनी न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल्स हैं वो बेलारूस में भेज दी हैं और रशिया अब बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है। न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल्स भेज दी हैं बेलारूस में। बेलारूस में क्यों? रशिया का राइट हैंड है बेलारूस। देखिए, बेलारूस रशिया का राइट हैंड है। यहां पर मिसाइल्स भेज देने का मतलब है यूक्रेन पर यहां से अटैक करना और यहां से पोलैंड वगैरह इन सब पर भी एक डोमिनेंस बना लेना। हो सकता है मामला अब इतना ज्यादा बिगड़ जाए कि एक आध देश और यहां से बीच में कूद पड़े युद्ध में। यही पुतिन चाहते थे। मैं आपसे बार बार पिछले 1.5-2 साल में कहता आया हूं कि पुतिन इस युद्ध को सिर्फ इसलिए स्टार्ट किए हैं ताकि इन सबको कमजोर किया जा सके और विद द टाइम इसका परिणाम यह होगा कि यह भी कमजोर होगा और वही कहानी आगे चल रही है। ठीक है, तो ये न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल्स तैनात की जा रही हैं। आगे देखिए, दिमित्री मेदवेदेव पहले रशिया में क्या था, 4 साल के लिए राष्ट्रपति रहे, फिर 4 साल के लिए राष्ट्रपति रहे, उसके बाद तीसरी बार लगातार चुन के नहीं आ सकते आप। तो पुतिन ने क्या किया था, अपने एक बड़े खास आदमी को बोला कि काम करो, राष्ट्रपति का चुनाव तुम लड़ लो और मैं पीएम बन जाता हूं 4 साल के लिए। तो बीच में एक दौर ऐसा आया था, ये राष्ट्रपति रहे, पुतिन पीएम बन गए। शायद 2008 से 2012 का दौर था। उसके बाद जैसे ही वो कार्यकाल दूर हुआ, वापस से राष्ट्रपति बन गए पुतिन। फिर विद द टाइम पुतिन ने पूरा संविधान ही चेंज कर दिया, अब तो हम ही रहेंगे 2036 तक, इस तरह से कर दिया। तो दिमित्री मेदवेदेव पुतिन के बहुत ही भरोसेमंद व्यक्ति हैं और दिमित्री मेदवेदेव ये कह रहे हैं, गाली देते हुए, कि जो ज़ेलेंस्की ने जो हिमाकत की है उससे ये मामला और बढ़ गया है और पता चल रहा है कि वो युद्ध चाहता है ज़ेलेंस्की। वेल, नाउ एट लीस्ट ही विल हैव टू स्टे इन हाइडिंग फॉर द रेस्ट ऑफ हिज वर्थलेस लाइफ। कहा कि अब उसे अपनी बेकार पड़ी जिंदगी में जिंदगी भर तक छुप कर ही रहना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य अब जहां से निकला वहीं मारेंगे। और आपको पता है कि पुतिन का अगर कोई दुश्मन इस तरह का बन जाता है तो वो निकले न निकले, छुप जाए, किसी भी दुनिया के किसी कोने में चला जाए, बचता नहीं है। ठीक है, एक भिखारी ने भी इस पे अपना कमेंट दिया है और पाकिस्तान कंडेम, ओह स्पेलिंग सही लिख दी इस बार, पाकिस्तान कंडेम द रिपोर्टेड टारगेटिंग ऑफ द रेजिडेंस ऑफ हिज एक्सीलेंसी व्लादिमीर पुतिन, प्रेसिडेंट ऑफ द रशियन फेडरेशन। क्या बात है। देखो भाई, बहुत तगड़ी इंग्लिश लिखी है, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा ऐसी, पता नहीं कहाँ से कॉपी पेस्ट करी है। तो आप बस ये समझ जाओ कि खंडन तो ऐसे कर रहे हैं जैसे इनका पुतिन के साथ उठना बैठना है। और हमने सबने देखा था इस वीडियो में कैसे जबरदस्ती घुसता चला गया था ये भिखारी। ट्रंप भी इस पर प्रतिक्रिया दे चुके हैं और उन्होंने कहा है कि वो बहुत गुस्सा है इस प्रकार के अटैक पर और कहाँ ट्रंप जो है शांति वार्ता की ओर आगे बढ़ रहे थे, नोबेल पीस पुरस्कार की ओर और आगे बढ़ रहे थे, ये फिर से बम फोड़ दिया। हमारी तरफ से भी गया है, मोदी जी ने भी बोला है कि उन्हें भी इस तरह के टारगेटेड अटैक पर चिंता है और उन्हें अपनी तरफ से बयान दिया है। ऐसे होती है साहब जियो पॉलिटिक्स, देख रहे हैं आप, जियो पॉलिटिक्स इस तरह से होती है। तो आप ये समझ जाइए, ये अटैक इसलिए नहीं किया कि पुतिन को मारना था, मुझे पता है यूक्रेन को उसके बाद उसका क्या हाल होगा। ये अटैक इसलिए किया गया है कि ये युद्ध दोबारा बढ़ाया जा सके, राजनीति, ताकि वह चुनाव न हो जाए। जैसे मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में जो करवा रहा है, क्यों करवा रहा है? ताकि वह चुनाव न हो। उधर पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ आसिम मुनीर बिल्कुल बुलेट प्रूफ जैकेट पहन करके दिन भर घूम रहा है, उसे अपनी ज़िंदगी की परवाह है कि मैं पता नहीं कब मर जाऊं, तो वो अपनी आखिरी दिन गिन रहा है। यहाँ पर ज़ेलेंस्की अपनी आखिरी दिन गिन रहा है, वहाँ यूनुस अपने आखिरी दिन गिन रहा है। अच्छा, बांग्लादेश की चर्चा छड़ी है तो एक बात और बता दूं, बीएनपी के जो लीडर थी खालिदा जिया, उनका देहांत हो गया है। कई दिन से अस्पताल में भर्ती थी। जैसे ही उनका बेटा लंदन से वापस आया बांग्लादेश, उसके 1-2 दिन बाद ही खबर आया थी कि वो मर गई। तो क्या बेटे के चेहरे देखने के लिए जिंदा थी? बेटा तुम आ गए, अब मैं चैन से मर सकती हूँ, हिंदी फिल्मों की तरह। नहीं, वो शायद पहले ही मर गई थी। ये ऐलान अब किया गया है ताकि बेटे को सत्ता की चाबी सौंप के ये ऐलान किया जा सके कि मैं मर गई, अब ये चुनाव लड़ गया बीएनपी के तरफ से। तो आप ये देखिए चालें किस तरह से होती हैं। आपको लगता है कि ओहो बीएनपी की लीडर नहीं रही,
आपको लगता है कि ओह पुतिन के उस पर हमला हो गया, हम सबको ये लगता है कि बड़ी चीजें नेचुरल हो रही हैं। नेचुरल कुछ नहीं हो रहा है, सब कुछ सोची समझी साजिश है। इसीलिए भारत में भी जब जब जो होता है तब तब समझ जाइए कि कहीं ना कहीं कोई इलेक्शन आ रहा है या कोई ऐसा खेल रचना है जिसका दूरगामी परिणाम हो। चाहे तमाम तरह के प्रोटेस्ट हो, चाहे किसी किसी प्रदेशों में किसी न किसी तरह की कोई लड़ाई झगड़ा हो, ये सब सोची समझी साजिशें होती हैं। तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से आपको यही बताना था कि जो ज़ेलेंस्की नेटो में जाने के लिए जिद पकड़े हुए था, वह नेटो में जाने से मना भी कर रहा है, अपनी भूमि देने को भी तैयार है, अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि वहां का सबसे बड़ा यूरोप का, उसकी आधी एनर्जी देने को भी तैयार है, और अब पंगा ले ही चुका है। ये है पूरी कहानी। खैर, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।